पेडागोजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न रहेंगे, साथ ही साथ संभावित प्रश्न रहेंगे। तो मैथ्स पेडागोजी में आपके 10 नंबर पक्के करने हैं, तो ये आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेंड करने के लिए, फीडबैक करने के लिए? पहला प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है कि गणित की प्रकृति कैसी होती है? अलंकारिक होती है, तार्किक, कठिन या सामान्य के लिए नहीं होती। तो गणित की प्रकृति हमेशा कैसा होती है? तार्किक होती है। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आपके सेकंड प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है स्कूली गणित उन परिस्थितियों में होती है जहाँ, तो स्कूली गणित किन परिस्थितियों में होती है? जहाँ पर बच्चे गणित को अपनी जीवन के अनुभव के रूप में देखते हैं। तो आपकी रिवीजन क्लास चल रही है, रिवीजन को कंप्लीट करिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, तैयारी 101% करिए ताकि आपके सपने साकार हो सके, माता पिता के सपने साकार हो सके। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली गणित उन परिस्थितियों में होता है जहाँ पर बच्चे गणित को अपनी जीवन के अनुभव के रूप में देखते हैं, समझते हैं। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर अगर आपको डाउट हो रहा है तो बेफिक्र होकर आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गणितीय सोच को विकसित करने के लिए मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सभी ब्रदर सिस्टर टीचर सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। तो गणितीय सोच को विकसित करने का जो प्रमुख उद्देश्य होता है कि बच्चे के विचारों का गणितीकरण कर दिया, बच्चों के विचारों को ही गणितीकरण कर देना। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। जायसवाल कोचिंग सेंटर की अगर बात करें, आपका अपना परिवार है, टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि गणित किस सभ्यता और संस्कृति के दर्पण है, किसने कहा था, किसका स्टेटमेंट है? तो ये हागवेन का स्टेटमेंट है, परिभाषा है, रट लेना है, माइंड की मेमोरी पर सेव कर लेना है। अक्सर पूछा जाता है गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत होती है, किसने कहा है? ये लॉक ने कहा है। लॉक ने क्या कहा कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत जो है स्थापित होती है। तो तर्क करने की आदत स्थापित होती, किसने कहा है? लॉक ने कहा है। तो लॉक के ऑप्शन को लॉक कर लेना है, यानी थर्ड ऑप्शन सही कर लेना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या होता है? नैरो। तो प्राथमिक स्तर पर संकीर्ण उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो संकीर्ण उद्देश्य क्या हो सकता है? संकीर्ण उद्देश्य हो सकता है कि रैखिक बीजगणित शिक्षण भी हो सकता है, और आपका संख्यात्मक कौशल नहीं होगा, गणना और माप होगा। यानी कौन सा होगा? सभी लोग बताइए। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का जो है संकीर्णता की बात करेंगे तो संकीर्ण आपका हो जाएगा संख्यात्मक कौशल का विकास होगा, गणना और माप सिखाना होगा। दो होंगे, अर्थात बी और सी, यानी डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। गणित में अमूर्त संप्रत्ययों को मूर्त रूप में बदलना क्यों आवश्यक होता है? अक्सर आपने देखा होगा एग्जाम में आता है कि जो गणित में अमूर्त चीज़ें होती हैं, संप्रत्यय को मूर्त संप्रत्यय में बदल दिया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि बच्चों की समझ को सुगम और स्थायी बनाने के लिए अमूर्त को मूर्त में कर देते हैं। क्योंकि अमूर्त कौन सा होता है? जीन पियाजे की चतुर्थ अवस्था होती है, 11 से लेकर 15 वर्ष तक की अवस्था अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और मूर्त क्या होता है? मूर्त होता है 7 से लेकर 11 वर्ष तक। तो अमूर्त को मूर्त में बदल देंगे तो बच्चे क्या सुगम, अच्छे और स्थायी तरीके से समझ जाएंगे और उनका रिवीजन कर पाएंगे। गणित की भाषा का मुख्य गुण क्या होता है? तो इसमें सांकेतिकता होती है, शुद्धता होती है, संक्षिप्तता होती है, अर्थात ये सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर कर लेना है। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र कमेंट करते रहिए, फीडबैक करते रहिए, क्योंकि आपका अपना परिवार है, टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार अवर टीचर्स फैमिली है। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि शक्ति प्रदान करना है। यह कथन स्टेटमेंट किसका है? तो गणित का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि शक्ति प्रदान करना है, यह डट का है। उन्होंने डट कर शक्ति को प्रदान किया है। शक्ति प्रदान यानी स्टेटमेंट डटन का हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। आप सभी लोग ज्ञानी सर व्याख्याता लोग हैं, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। और हमारी टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करें 9630689598। इस पर व्हाट्सएप करेंगे, आपकी टीम, हमारी टीम आप तक फॉरवर्ड करेगी, सारा डाटा आपको, टर्म्स एंड कंडीशन आपको शेयर कर देगी। तो गणित में तार्किक सोच के विकसित के लिए शिक्षक को क्या चाहिए होता है? खोजपूर्ण समस्या समाधान आधारित प्रश्न पूछना चाहिए। जब आपकी नियुक्त होगी आप लोग अध्यापक अध्यापिका बन जाएंगे
तो आप खुद बताइए। तार्किक सोच को विकास करना बच्चों में, तो आप क्या करेंगे, खोजपूर्ण समस्या समाधान आधारित प्रश्न पूछेंगे। इससे बच्चे को पता चलेगा बच्चा की सोच और तार्किकता क्या है, तो तार्किक सोच की ग्रोथ होगी, बढ़ोतरी होगी। अगला है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की लंबी आकृति। गणित की लंबी आकृति का अर्थ क्या होता है? टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स। गणित की लंबी आकृति का अर्थ होता है एक अवधारणा व दूसरी अवधारणा का निर्माण। एक अवधारणा पर अगर हम दूसरी अवधारणा का निर्माण कर लेते हैं उसको गणित की लंबी आकृति बोला जाता है, टॉल स्पेस ऑफ मैथमेटिक्स। इसके बाद साथियों देखते हैं अगला प्रश्न कि गणित में प्रतिचित्रण का क्या महत्व होता है। तो गणित में प्रतिचित्रण का महत्व क्या होता है कि यह एक स्थानिक चिंतन को बढ़ावा देती है और यह अनुपातिक विवेचन को क्या करती, प्रोत्साहित करती। यानी ए और बी ऑप्शन सही, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट करते रहिए, फीडबैक करते रहिए। गणित को विज्ञान का द्वार व कुंजी किसने माना है? तो रोजर बेकन ने कहा है। कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या होता है? तो गणित का महत्व मानसिक और व्यवहारिक दोनों रूपों में होता है। किसी भी प्रकार से स्टेटमेंट देकर तोड़ मरोड़ के आपसे पूछा जा सकता है। गणितीय पहेलियाँ और खेल प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार मदद करते हैं? तो कहीं ना कहीं समस्या समाधान के कौशलों को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है अमूर्त चिंतन और तार्किक योग्यता। माध्यमिक स्तर मतलब 6 to 8 क्लास। तो अमूर्त चिंतन और तार्किक योग्यता, जो भी ऑप्शन दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएगा। हर प्रश्न अपने आप में अव्वल है, हर प्रश्न अपने आप में 1 नंबर देने वाला है। हो सकता है एग्जाम में परिवर्तित करके पूछा जाए, हो सकता है एग्जाम में इसका एक कोई अन्य कहानी कविता मॉडरेट करके पूछ लिया जाए, लेकिन प्रश्न बेसिक चीज़ें यही रहेंगी। यदि एक छात्र को संख्याओं और गणनाओं में समस्या हो रही है तो वह कौन सी कहलाएगी? तो जिन छात्र बालक बालिका को गणना में समस्या होती है तो उनको हम डिस्कैलकुलिया बोलते हैं। बोलने से समझने में डिसलेक्सिया बोलते हैं। लिखने संबंधी में डिस्ग्राफिया बोलते हैं। ये सारी चीज़ें जो अक्सर इनमें से 1 नंबर का जरूर पूछा जाता है, जो आपकी अधिगम अक्षमता होते हैं। गणित में प्रयुक्त चिन्हों, नियमों, सिद्धांतों का स्वरूप कैसा होता है? तो ये आप तो जानते ही होंगे, सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है। गणित में जो चिन्ह, नियम, सिद्धांत होते हैं इनका स्वरूप यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक तौर पर होता है। और ये आप जानते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर व्याख्याता लोग हैं कि गणित ज्ञान का एक निश्चित तथा ठोस आधार होता है। यह कथन गणित के किस को ध्यान में रखकर कहा गया है? तो तार्किकता। गणित की किस विशेषता को दर्शाता है कि गणित ज्ञान का एक निश्चित और ठोस आधार होता है? तार्किकता को। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो गणित का पाठ्यक्रम महत्वाकांक्षी और सुसंगत होना चाहिए। और आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि गणित शिक्षण में सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण किसके प्रति होना चाहिए? तो पिछड़े और कमजोर छात्रों के प्रति हमेशा आपको सहानुभूति और दृष्टिकोण होना चाहिए। अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है कि गणित को सभी विज्ञानों की जननी कहा गया है। तो विज्ञान की हर शाखा को गणितीय गणनाओं का उपयोग होता है, इसलिए विज्ञान की हर शाखा में गणितीय गणनाओं का उपयोग होता है, इसलिए सभी विज्ञानों की जननी गणित को कहा गया है। आप खुद सोचिए कि जब बच्चे के परिवेश में मौजूद गणित को पहचानने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे आधारित होती है? बच्चे के परिवेश में मौजूद गणित को अगर पहचानना हो तो बच्चे को बाजार की वस्तुओं को दामों को सूची बनाने के लिए कह दीजिए। तो परिवेश में मौजूद गणित को बच्चा अच्छे तरीके से पहचान जाएगा, समझ जाएगा। आप देखते होंगे कि गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य का उदाहरण कैसा होगा? कौशलात्मक उद्देश्य का क्या होगा? गणना करना, निष्कर्ष निकालना, ज्यामितीय आकृतियां बना देना, गणितीय पहेलियां हल कर देना। तो कौशलात्मक उद्देश्य का उदाहरण होगा ज्यामितीय जो आकृतियां बनाई जाती। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? तो आप जानते हैं मानस नयन, अनुमान लगाना, पक्षांतरण करना, ये तीनों क्या है? विजुअलाइजेशन जो होता है, ये तीनों गणित के प्रकार के एक हिस्सा है तीनों। लेकिन रटना, कोई मेमोराइजेशन जो होता है, रटना, ये गणित का हिस्सा नहीं होता, क्योंकि गणित को रटा नहीं जा सकता। अब देखते हैं अगला है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि कार्य करती है? तो आगमन विधि होती है जो विशिष्ट से स्पेशल से जनरल की ओर चलती है।
अक्सर एग्जाम में आता है कि सूत्र या नियम से उदाहरण की ओर जो रूल टू एग्जाम्पल से जो विधि चलती है वो निगमन विधि होती है। सूत्र अर्थात नियम की बात होती है, इसलिए नियम हो जाएगा। जो पहले होगा, नियम पहले है तो हो जाएगा, उदाहरण है तो दोनों चीज़ों में अंतर यही है। अगर पहले नियम है तो निगमन विधि और उदाहरण है तो आगमन विधि। ज्यामिति के प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए आमतौर किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ज्यामिति के प्रमेयों को अगर सिद्ध करना है, थ्योरिज्म को सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, तो कहलाती विश्लेषण विधि। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ने वाली शिक्षण विधि कौन सी कहलाती है? वो भी विश्लेषण विधि होती है। विश्लेषण विधि होती है जो अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ती है, शिक्षण विधि अननोन टू नॉन। और जो नॉन टू अननोन चलता है अर्थात ज्ञात से अज्ञात की ओर, वह हो जाती है आगमन विधि। ज्ञात से अज्ञात की ओर आगमन विधि होती है और अज्ञात से ज्ञात की ओर विश्लेषण। तो आगमन का विपरीत विश्लेषण। अगर कोई चीज़ ज्ञात है और अज्ञात की तरफ चल रहे हैं मतलब आगमन विधि, मतलब उदाहरण से नियम। मतलब उदाहरण आपको चीज़ें पता है पहले से, जो चीज़ें पता होती है पहले से वह आपके आगमन विधि हो जाती है। खेल विधि के जन्मदाता कौन है? तो फ्रॉबेल है, ये आप जानते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग, आपने डीएड बीएड में भी पढ़ा होगा। प्रोजेक्ट विधि प्रतिपादित किसने की? तो किलपैट्रिक ने की है। प्रोजेक्ट मेथड पूछा जाता है आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में पूछा जाता है ह्यूरिस्टिक विधि की खोज और प्रतिपादक, तो H.E. आर्मस्ट्रांग है। आपके पेपर में पूछा जाता होगा कि गणित की प्रयोगशाला विधि का मुख्य सिद्धांत क्या होता है? तो गणित की प्रयोगशाला विधि का मुख्य सिद्धांत होता है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है कि छोटी कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो खेल और मनोरंजन विधि जो है सबसे उपयुक्त और बेस्ट मानी जाती है। आपके एग्जाम में अक्सर आता है कि रेखा गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है? तो रेखा गणित की जब भी बात की जाएगी, जियोमेट्री की जब भी बात की जाएगी, प्रदर्शन विधि आएगा। रेखाओं का हम प्रदर्शन करके बताते हैं, मानते हैं वहाँ पे, तो प्रदर्शन हो जाएगा। गणित शिक्षण की कौन सी विधि छात्र केंद्रित नहीं है? तो आप जानते हैं प्रोजेक्ट विधि छात्र केंद्रित, क्योंकि इसमें छात्र प्रोजेक्ट करते हैं, हिस्सा लेते हैं। प्रयोगशाला भी छात्र केंद्रित हो जाएगी, खोज विधि भी हो जाएगी। लेकिन व्याख्या विधि, लेक्चर मेथड जो होता है, यह छात्र केंद्रित नहीं होती, यह शिक्षक केंद्रित होती है। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आप ये जानते हैं कि विश्लेषण विधि का मुख्य दोष क्या होता है? रटने पर बल देना, यह कोई दोष नहीं है, ये तार्किक नहीं है, बच्चे निष्क्रिय रहते हैं, इसमें समय अधिक लगता है, विश्लेषण विधि का मुख्य दोष है। तो विश्लेषण विधि का मुख्य दोष क्या है? विश्लेषण विधि में क्या करता है? क्योंकि विश्लेषण से बताया जाएगा, कोई चीज़ आपको डिटेल से बताई जाएगी, विश्लेषित करके बताई जाएगी। मुट्ठी बंद है, मुट्ठी को हम 5 उंगलियों में जब खोलते हैं तो 5 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और सारे पार्ट को जब हम डिटेल से बताएंगे तो कहीं ना कहीं समय अधिक लगेगा। तो इसमें क्या है? समय अधिक लगता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि संश्लेषण विधि में क्या होता है। सिंथेटिक जो मेथड होता है, इसमें बिखरी हुई जानकारी को इकट्ठा करके निष्कर्ष निकाला जाता है। अक्सर आप देखते हैं कि एग्जाम में आता है कि गणित में समस्या समाधान विधि का पहला चरण क्या होता है? तो समस्या समाधानी, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, फर्स्ट स्टेप होता है समस्या का चयन और उसे समझना। अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है कि गणित के नियमों और सिद्धांतों की जांच के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम होती है? तो वह होती है प्रयोगशाला विधि, प्रोजेक्ट। अगला है ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ क्या होता है? ह्यूरिस्टिक शब्द का मतलब होता है मैं खोजता हूँ। क्या होता है? मैं खोजता हूँ। अगला प्रश्न है कि किस विधि में छात्र एक वैज्ञानिक की तरह व्यवहार करता है और स्वयं ज्ञान की खोज करता है? तो जिस विधि में छात्र बालक बालिका एक वैज्ञानिक की तरह व्यवहार करे और स्वयं ज्ञान की खोज करे, वह कहलाती अन्वेषण विधि या खोज विधि। ठीक है ना, अन्वेषण खोज याद रखिएगा, माइंड की मेमोरी पर सेव कर लीजिएगा। गणित शिक्षण में TLM अर्थात टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसका उपयोग किसके लिए होता है? तो TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उपयोग जो होता है शिक्षण को प्रभावी, रोचक और सुगम बनाने के लिए किया जाता है। जब आप शिक्षक बनेंगे, अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो आप बेहतर तरीके से इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। प्राथमिक स्तर पर स्थानीय मान की अवधारणा सिखाने के लिए सबसे बेस्ट क्या होगा? प्लेस वैल्यू सिखाना हो, स्थानीय मान सिखाना हो बच्चों को, प्राइमरी लेवल के बच्चों को, तो होता है अबेकस या गिनतारा। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर। अक्सर प्रश्न आता है कि जियो बोर्ड का उपयोग मुख्य रूप से सिखाने के लिए किया जाता है, किसके लिए? तो जियो बोर्ड त्रिवी जो आकृतियाँ होती हैं, त्रुडी आकृतियाँ होती हैं, उनकी ज्यामितीय आकृतियों को विशेषता और परिमाप के लिए किया जाता है।
आपने पढ़ा होगा कि भिन्न फ्रैक्शन की अवधारणा को पेश करने के लिए शिक्षक को कहाँ से शुरू करना चाहिए। ये आपके लिए प्रश्न है, ये आपको बनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये बताइए कि किसकी अवधारणा पेश करने के लिए शिक्षक को कहाँ शुरू करना पड़ेगा। तो भिन्न की फ्रैक्शन, भिन्न और फ्रैक्शन की अवधारणा अगर पेश करना हो, बच्चों को बढ़ाना हो, तो बच्चों के आसपास की वस्तुओं के जो भिन्नात्मक भागों की पहचान कराना, जैसे आधा सेब, रोटी का टुकड़ा, इन चीज़ों को बताकर आप भिन्न की अवधारणा को पेश कर सकते हैं। बच्चों को एक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रस्तावना बता सकते हैं। 2 दशमलव संख्याओं के गुणा, जैसे 0.3 गुणे 0.2 बराबर 0.06 होता है। इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, कैसे आप बच्चों को समझा सकते हैं? तो ग्राफ पेपर, ग्रिड पेपर के माध्यम से आप बच्चों को समझा सकते हैं। यही तो बताना है, यही एग्जामिनर तय करता है कि आप बच्चे कैसी कंडीशन आएगी तो बच्चों को आप कैसे समझा पाएंगे। डाइंस बॉक्स, इसका उपयोग किस संक्रिया को सिखाने के लिए किया जाता है? डाइंस जो ब्लॉक्स होते हैं, इनको जब आप प्रायिकता समझाएंगे, प्रायिकता जब बच्चों को बढ़ाएंगे, तो इस संक्रिया का उपयोग डाइन ब्लॉक के द्वारा किया जाता है। एग्जाम में आपकी गणितीय खेलों का मुख्य लाभ क्या होता है कि ये बच्चों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। ये गृहकार का विकल्प है, ये केवल मेधावी बच्चों के लिए होता है, इनमें समय की बर्बादी होती है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? गणित खेलों का मुख्य लाभ है, ये क्या करता है, बच्चों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है कि रेखा गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है? निगमन विधि, आगमन विधि, दोनों या व्याख्यान विधि? देखिए, आगमन जो होती सभी लोग जानते हैं, उदाहरण से नियम की ओर चलती है। निगमन विधि अर्थात नियम से उदाहरण की ओर चलती है। इतना तो सभी सिंपल से जानते होंगे अगर तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। तो रेखा गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त जो विधि हमारी कहलाती है वह आगमन विधि अर्थात उदाहरण से नियम की ओर। बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर अगर आपको डाउट हो रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स से अपना कमेंट कर देना है, फीडबैक दे देना है। और साथ ही साथ ये भी आपको कमेंट करना है कि टॉप 50 में से आपने कितने स्कोर प्राप्त किया, टॉप 50 क्वेश्चंस में आपका फीडबैक क्या है। चलिए शुरुआत करते बात करेंगे आपके सेकंड क्वेश्चंस की। दूसरा प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा प्रश्न है, कौन सी विधि में छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं एवं इसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है? ऐसी विधि का नाम बताना जिसमें छात्र जो है ज़्यादातर अधिक सक्रिय रहते हों, वह विधि आपकी कौन सी है? क्या वह प्रदर्शन विधि है, प्रयोगशाला विधि है, प्रयोजन विधि है, संश्लेषात्मक विधि है? सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिए, चारों विधियां आपकी इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम की या अदर टीटी एग्जाम की बात करता हूँ। देखिए, ऐसी विधि जिसमें छात्र अधिक सक्रिय हो। अब आप स्वयं सोचिए, जब आप बचपन में पढ़ रहे होंगे, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में कर रहे होंगे, तब आप सोचिए कि नवीन तत्वों की खोज कहाँ पर की जा सकती है। तो नवीन तत्वों की खोज प्रयोगशाला में की जा सकती है, अर्थात प्रयोगशाला विधि में छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, अब इनके द्वारा नवीन तत्वों की खोज की जाती है। तो प्रयोगशाला विधि इज द राइट आंसर। तो नो डाउट सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, संभावित क्वेश्चन है आपके एग्जाम के जैसे। 10 गीतिका गणित ग्रंथ के लेखक कौन है? क्या आपके वराय मिरी है, रामानुजन है, आर्यभट्ट है या उपरोक्त सभी हो जाएगा? सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है सीटेट एग्जाम को फतेह करना, टीटी एग्जाम को फतेह करना। तो 10 गीतिका ग्रंथ गणित ग्रंथ के लेखक कौन है? सभी जानते हैं वह आर्यभट्ट है। तो रामानुजन कौन है? सभी लोग कमेंट करके बताइए, गणित में रामानुजन जी का क्या योगदान है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, नो डाउट सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। इसी तरह फीडबैक करते रहिए। बात करेंगे प्रश्न की कि गणित विषय की पाठ्यपुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? जी हाँ दोस्तों, जो गणित विषय की पाठ्यपुस्तक होती है वह किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? क्या वह आपकी संश्लेषण विधि है, आगमन विधि है, प्रयोगात्मक विधि या प्रदर्शन विधि है? सभी इंपॉर्टेंट विधियाँ ध्यान दीजिएगा, सारी विधियों को आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो बता दीजिएगा, डिटेल्स हम आपको बता देंगे, या बुक से आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि वहीं से प्रश्न बनते हैं। अगर समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करिएगा, सारे सिद्धांतों का निचोड़ हम आपको लेकर आएंगे अगली क्लास, अगला वीडियो, अगला कंसेप्ट। तो गणित विषय की पाठ्यपुस्तक जिस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है वह हमारी विधि कहलाती है संश्लेषण विधि। जी हाँ दोस्तों, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा, इसके बाद ही आपको फीडबैक करना है। दोस्तों, इनमें से एक गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य बताना है, संकीर्ण उद्देश्य बताना है। चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे। संख्या और संख्यात्मक संचालन व्यवहार में छात्रों को कुशल बनाना,
छात्रों की सामान्यीकरण क्षमताओं को विकसित करना, कथनों की सच्चाई झूठ का तर्क देने के लिए छात्रों की क्षमता विकसित करना, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, ये आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत भी करते हैं। तो इनमें से गणित शिक्षण का जो संकीर्ण उद्देश्य यही हो सकता है, क्या हो सकता है कि संख्या और संख्यात्मक संचालन व्यवहार में छात्रों को कुशल बनाना। किसके व्यवहार में? संख्या और संख्यात्मक के संचालन व्यवहार में अगर बच्चों को, बालक बालिकाओं को, छात्रों को, छात्राओं को कुशल बनाना है तो यह हमारा गणित शिक्षण का संकीर्ण कार्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एक दिशा निर्देश प्रदान करता है जिसके साथ शिक्षक और स्कूल उन अनुभवों को चुन सकते हैं या योजना बना सकते हैं जो उन्हें लगता है कि बच्चे के पास होना चाहिए। और ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि यह जो पाठ्यक्रम होता है, इस पाठ्यक्रम में सुधार लाना, कक्षा के भीतर बाहर अधिनियम जो अधिगम होता है उनके अनुभव को लाना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार ये भी कहा गया है कि गणित के लिए बच्चों की क्षमताओं का विकास करना गणितीय शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है। अब ये प्रश्न आ सकता है, बन सकता है कि गणित के लिए बच्चों की क्षमताओं का विकास करना गणितीय शिक्षण का मुख्य लक्ष्य किसके अकॉर्डिंग है? आरटी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, या एनईपी 2000 जो 20 है 2020 का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके अकॉर्डिंग आपका हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है एनसीएफ 2005। ठीक है, आइए सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगला प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों, रेखा गणित को किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया? रेखा गणित को व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाले वराहमिहिर, रामानुजन, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त। आपके अनुसार कौन सा यहाँ पे सही होना चाहिए? आपकी तैयारी के अनुसार यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? तो दोस्तों, रेखा गणित को जिसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया और वो कोई नहीं, आपके ब्रह्मगुप्त कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी लोग अपने माइंड की मेमोरी में एक एक क्वेश्चन के आंसर को सेव करते जाना है। दोस्तों, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? बोलने सिखाने में, लिखने में, गिनती में, हस्तलेख। देखिए, अबेकस किसके अकॉर्डिंग होता है, किसके लिए होता है, ये सभी लोग बताइए। तो अबेकस जो होता है गिनती सिखाने में कार्य किया जाता है। क्या होता है? गिनती सिखाने में इसका कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का महत्व क्या होता है? देखिए, प्राथमिक शिक्षा मतलब 1 से लेकर 5 तक के बच्चों की बात करेंगे, 5th क्लास तक के बच्चों की बात कर रहे हैं। ये 1 से लेके 5 तक के बच्चों के लिए गणित शिक्षा का महत्व किस प्रकार में होता है? क्या वह सांस्कृतिक रूप में होता है, मानसिक रूप में, व्यवहारिक रूप में, या आध्यात्मिक रूप में होता है? सभी लोग बताइएगा। तो प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का जो महत्व होता है वह आपके दोस्तों व्यवहारिक रूप में होता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। सभी लोग कमेंट करते रहिए, फीडबैक करते रहिए। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत भी कर रहे हैं। बात करेंगे प्रश्न की। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग स्कूल गणित ऐसी स्थिति में होता है जहां गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का एक हिस्सा है। बच्चों को दैनिक अभ्यास द्वारा सभी अवधारणाओं को सीखने के लिए मजबूर किया जाता है, या बच्चे श्रोता है और शिक्षक एक सक्रिय कथावाचक है, या बच्चे सूत्रों के कोरस ड्रिल में शामिल होते हैं और परीक्षा में प्रदर्शन का दबाव बनाते हैं। देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूल गणित ऐसी स्थिति में होता है जहां गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का एक हिस्सा होता है। क्या होता है? जीवन के अनुभवों का एक हिस्सा, एक पार्ट होता है। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि बेहतरीन प्रश्न है, आपके एग्जाम के जैसे संभावित प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसे हम कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो समझ कर जाइएगा। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन निहित होता है। देखिए, जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह आपका किस में निहित होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। शैक्षिक उद्देश्य, प्राप्त उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग भली बात जानते समझते हैं कि अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में जो निहित होता है वह होता है प्राप्त उद्देश्य में होता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप सभी लोग समझ पा रहे हैं अच्छे तरीके से। चलिए बात करते हैं प्रश्न की। दोस्तों, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, किसने कहा है? सभी लोग जानते हैं, डटन ने कहा है। ये कई बार हम मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर में प्रश्न कर भी चुके हैं। और आपने मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर नहीं अटेंड किया तो जाइए, चैनल को विजिट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यूज में जाइए, आपको सारी वीडियोज क्लासेज मिल जाएंगी। क्योंकि शिक्षकों का परिवार है, टीटी फैमिली है, केवल शिक्षक से संबंधित, टीचर से संबंधित, आपकी तैयारी से संबंधित ही यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन क्लासेज मिलती है। बात करेंगे प्रश्न की। बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए, यह किसने कहा? तो और कोई नहीं, डेविड व्हीलर ने कहा था। डेविड व्हीलर ने क्या कहा कि बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितकरण
कैसे किया जाए, डेविड फेलर की बात करेंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, गणितीय ज्ञान का प्रमुख रूप से उपयोग किस विषय में होता है। देखिए, कोई भी गणितीय ज्ञान है, इसका अगर प्रमुख रूप से उपयोग की बात करें, उपयोगिता, यूजफुल की बात करते हैं, किस सब्जेक्ट में होता है, तो वह आपका होता है, सभी लोग जानते हैं, गणितीय अर्थात साइंस से रिलेटेड है तो विज्ञान ही होता है। और CTET में जो सेकंड पेपर होता है, सभी लोग जानते हैं, साइंस ग्रुप में। साइंस ग्रुप में अपना मैथ्स और आपका बायोलॉजी वाले होते हैं। फिर आपके SST होता है जिसमें BA BCom वाले आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अच्छे तरीके से जानते भी हैं, समझते हैं। आइए बात करेंगे प्रश्न की। इकाई उपागम किस गणितज्ञ से संबंधित होता है। क्या है, आपके बेकन है, मॉरिसन है, प्लेटो है, इनमें से कोई नहीं। कुछ बहुत बुद्धिजीवी लोग भी होंगे, बोलेंगे बहुत बहुत सरल प्रश्न है, तो कमेंट करके बताते भी जाइए भैया आपको आंसर मालूम है। आंसर बताने के बाद आपको पता चले फिर लगे कि सरल है, वो हम नहीं मानते। हमारे आंसर बताने के पहले, आप क्वेश्चन हमने किया, ऑप्शन पढ़ने के पहले आपका जवाब आ गया, तब हम जानते हैं कि आप उस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। इसलिए कमेंट करते रहिएगा। इकाई उपागम किस गणितज्ञ से संबंधित होता है, तो ये दोस्तों मॉरिसन हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। और किसी भी प्रश्न पर अगर डाउट हो रहा है, किसी भी आंसर पर डाउट हो रहा है, बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जयसवाल सर दोनों हाथ जोड़कर आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। दोस्तों, जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते, यह किसका कथन है। ये दोस्तों प्लेटो ने कहा है। प्लेटो ने यह कहा कि जो छात्र गणित नहीं समझ सकते हैं वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते हैं, प्लेटो ने कहा है। क्योंकि ये वैसे गलत है, नहीं समझ सकते, उनको कोशिश की जानी चाहिए, उनको वहाँ पे जाना चाहिए। हो सकता है पाठशाला में जानने के बाद जो है बच्चे समझे। ठीक है, तो अपनी अपनी जो स्टेटमेंट है, वो परिभाषाएं हैं, जो कहावतें हैं, वो उन्होंने किया है, मनोवैज्ञानिक हैं और अपने अपने पक्ष उन्होंने रखा है। गणित शिक्षण विधि के किस विधि द्वारा कमज़ोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता है। देखिए, गणित शिक्षण की ऐसी विधि आपको बताना है जिस विधि द्वारा कमज़ोर छात्रों को लाभ मिलता हो। क्या भाई, निगमन है, आगमन है, खोज है, संश्लेषण। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और आसान सा जवाब भी है, लेकिन आपका जवाब देखते हैं कितना आसान और कितना कठिन तरीके से आप लोगों को आता है। तो गणित शिक्षण विधि के जिस विधि द्वारा कमज़ोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता वह कहलाता है संश्लेषण। मतलब संश्लेषण मतलब क्या होता है, अगर हमारे पंजे खुले उसको मुट्ठी में बांध लिया जाए। और विश्लेषण क्या होता है, हमारी मुट्ठी बंद है उसको खोल दिया जाए, वो हो गया विश्लेषण। हमारी मुट्ठी खुली हुई है, पंजा है, लेकिन उसको बांध लेते हैं तो मुट्ठी बन जाती है, उसी को ही संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि होती है। देखिए, तार्किक प्रतिपादन यहाँ पे समझ लीजिएगा। गणित शिक्षण की ऐसी विधि जो तार्किक प्रतिपादन की विधि कहलाती है, वह हमारी कहलाती संश्लेषण विधि होती है। जी हाँ दोस्तों, नोट करते जाइएगा, एक एक प्रश्न को नोट, जितना ज़्यादा नोट करेंगे, जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्व करेंगे, क्वेश्चन के आंसर को समझेंगे, आपके एग्जाम के जैसे बेस्ट रहेगा। दोस्तों, किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। देखिए, जिस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी हो जाए, अर्जित ज्ञान, वह हमारा कौन सा कहलाता है, वह कहलाता है विश्लेषण विधि। विश्लेषण किस लिए अर्जित ज्ञान स्थायी होता है, क्योंकि देखिए जो विधियाँ होती हैं, जो मैथ्स होता है, वो विश्लेषण द्वारा बताया जाता है। मतलब उसको उदाहरण देकर, नियम बताकर, सारा कुछ, मतलब पार्ट वाइज पार्ट हो डिटेल। मान लो कोई एक, जैसे मैं था ना, मुट्ठी बंद है, उसको खोल दिया जाए तो 5 उंगलियों में डिवाइडेशन हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है, बट जाता है, वही विश्लेषण है। क्योंकि अगर कोई एक नहीं सीख सकता है, मुट्ठी बंद है, तो उसको डिवाइड कर दीजिए 5 बार में। एक दिन में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसको 5 दिन में डिवाइड कर दीजिए। एक महीने में नहीं पढ़ पा रहे हैं उसको 5 महीने में डिवाइड कर दीजिए। ये होता है विश्लेषण। ठीक है, देखिए विश्लेषण समझ लेते हैं। विश्लेषण का अर्थ होता है किसी समस्या को हल करने के लिए उसे टुकड़ों में बांटना, इकट्ठी की गई वस्तु को भागों को अलग अलग करके उनकी परीक्षण का विश्लेषण करना। दूसरा यह होता है, यह एक अनुसंधान विधि होती है। विश्लेषण कैसी विधि है, एक अनुसंधान विधि होती है जिसमें जटिल से सरल और अज्ञात से ज्ञात के निष्कर्ष के अनुमान की ओर बढ़ा जाता है। तो किससे, जटिल से सरल की ओर। अगर मुट्ठी बंद है तो जटिल है, उसको खोल दिया जाए, मतलब उसको अगर कठिन लग रहा है तो उसको कई भागों में डिवाइडेशन कर लीजिए, छोटे छोटे पार्टों में, तो आपका आसान हो जाएगा। अज्ञात है क्योंकि जटिल है, मुट्ठी बंद है, नहीं जानते हैं, तो मुट्ठी खोल देंगे तो जानने लगेंगे, तो ज्ञात से अज्ञात हो जाएगा। तो ये अनुमान, ये होता है हमारे विश्लेषण विधि के। ये भी आप लोगों को नोट करते जाना है। कई सारी चीज़ें अपनी भाषा में समझेंगे तो ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, अपने तरीके से समझें तो ज़्यादा आसान होता है। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है। बात करेंगे प्रश्न की, किस विधि द्वारा प्राप्त गणित शिक्षण
छात्रों में आत्मविश्वास एवं आत्मा निरूपता की भावना उत्पन्न करती है। प्रश्न को रिपीट करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। किस विधि द्वारा प्राप्त गणित शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास एवं आत्मा निरूपता की भावना उत्पन्न करती है? वह अब क्या बताना है, निगमन विधि द्वारा, आगमन विधि या दोनों विधियों द्वारा? तो इसमें देखिए आगमन विधि होगा, क्योंकि आगमन विधि द्वारा प्राप्त गणित शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास और आत्मा निरूपता की भावना उत्पन्न होती है। आगमन मतलब होता है उदाहरण से नियम की ओर। इसमें क्या होता है, बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मनिरूपता की भावना उत्पन्न होती है, वह आपकी आगमन विधि कहलाती है। ठीक है, नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों ये किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देते हैं? जी हाँ, ये कथन आपको बताना है। शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देते हैं, किसका कथन है? मेकन तथा राविस का कथन है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसको नोट कर लेना है। दोस्तों किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या होती है? कोई दो परिमेय संख्या है, उसके मध्य कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत हो सकती है। परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये सारी चीज़ें बनना चाहिए। ठीक है, आइए बात करेंगे प्रश्न की। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। जी हाँ, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। 12, 16, 28, 34। तो ये जानना जरूरी, प्रथम हमारे 5 अभाज्य संख्या कौन कौन से है? पहला 2 होगा, 3 होगा, इसके बाद आपका कौन होगा? 7, 11 और कौन होगा? सभी लोग बताइए। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, भाज्य और अभाज्य संख्याएं, ये जानना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न मेरे हिसाब से, इसलिए मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ। और इस क्वेश्चन से आपका जो लेवल है वो भी हमें पता चल जाएगा कि जो आपका, ये तो पेडागॉजी का पार्ट हो गया, जो कंसेप्ट का पार्ट है वो आपसे कितना बन रहा है, इस क्वेश्चन से हमारा क्लियर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत इजीली है। गणित किस खाली स्थान का विज्ञान है? गणित किसका विज्ञान होता है? तो गणित अंतरिक्ष, गणना, संख्या या उपरोक्त सभी? सभी लोग बताइए, गणित किसका विज्ञान कहलाता है? तो गणित गणना का भी है, संख्या का भी है और अंतरिक्ष भी हो सकता है, इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे हम कर लेंगे। ठीक है, देखिए विज्ञान की ऐसी कोई शाखा नहीं है जो गणित का उपयोग नहीं करता। अधिकांश जो अवधारणाएं हैं प्रयोग और अवलोकन से विकसित हुई हैं, लेकिन गणितीय संख्याओं के उपयोग द्वारा वैज्ञानिक सिद्धांतों के रूप में जो है स्थापित की गई हैं। और गणित संरचनाओं का अध्ययन, जैसे शब्द संरचना, इसका अर्थ होता है व्यवस्थित रचना, विन्यास, रूप, क्रम प्रणाली, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये भी आप लोग जानते हैं कि प्रारंभिक अवस्था के दौरान बच्चा जो होता है प्राकृतिक संख्याएँ, संपूर्ण संख्याएँ, पूर्णांक, भिन्नात्मक संख्याएँ, परिमेय संख्याओं और वास्तविक संख्याओं को जानने की कोशिश करता है। ये चीज़ जानना भी जरूरी होता है बच्चे की प्रारंभिक अवस्था। अगला है अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? देखिए दोस्तों, अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य यही होता है कि दैनिक जीवन के कार्य में उपयोग लाना, मजदूरी व्यवसाय में भी होता है और व्यवहारिक उपयोग में भी होता है। भैया 2 + 2 जोड़ेंगे, मान लीजिए दैनिक जीवन में होता है, मार्केट जाते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी है जोड़ना, कहीं 2 ले आओ, 2 चम्मच लाओ, 4 कटोरी लाओ। घर में भी होता है, आज आधा किलो बनाना है चावल, आज सब्जी 1 पाव लेना है, टमाटर 1 किलो लेना है। ठीक है, मजदूरी में भी होता है, 100 रुपये आज की मजदूरी हुई, 500 रुपये मजदूरी हमने किया, 10 दिन काम किया, 7 दिन काम किया, 2 दिन काम किया, ये सारे होते हैं। तो ये सभी ऑप्शन हमारे हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे ये भी हमने आपको बता दिया, तो आपको डाउट भी आपके क्लियर हो गए। दोस्तों गणित की उन्नति व वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, ये किसने कहा था? तो सभी लोग जानते हैं गणित की उन्नति वृद्धि जो देश की संपन्नता से संबंधित होती है और कोई नहीं, आपके नेपोलियन ने कहा था, नोट कर लेना है। आइए बात करेंगे प्रश्न की, उच्च कक्षाओं में गणित की कौन सी शिक्षण विधि होनी चाहिए? देखिए उच्च कक्षाओं में गणित शिक्षण विधि आपकी निगमन विधि होनी चाहिए, क्योंकि नियम से उदाहरण की ओर, और निम्न कक्षाओं में आगमन विधि होनी चाहिए। गणित की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? इसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, बीज गणित, अंकगणित, रेखा गणित या उपरोक्त सभी। तो गणित की सबसे जो प्राचीन शाखा होती है वह हमारी कौन सी कहलाती है? वह दोस्तों हमारी कहलाती है अंकगणित। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए सभी लोग समझ गए होंगे। और सभी लोग जानते हैं अज्ञात से ज्ञात की ओर हम जो हमारी विधि चली जाती है,
वह अज्ञात से ज्ञात की ओर चलना है, तो अज्ञात है इसलिए हम यहाँ पे निगमन विधि हमारी हो जाएगी। और अगर ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना है तो फिर आगमन। अज्ञात है मतलब निगमन, ये नोट कर लेना है, ठीक है। देखिए आगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें दिए गए जो तथ्य होती घटनाएं होती उनके निरीक्षण या विश्लेषण द्वारा समान नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता हो, आगमन विधि होती है। और इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर और विशिष्ट से समान की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर नामक शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आगमन निगमन दोनों चीज़ें आपने समझ लिया। और अगला है किस विधि का में उदाहरण से सबसे पहले दिया जाता है, तो सभी लोग जानते हैं वह आपकी आगमन विधि जिसमें उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है। और रेखा गणित के लिए उपयुक्त विधि कौन सी होती है, तो ये भी आप लोग जानते हैं। रेखा गणित के लिए सबसे उपयुक्त विधि आपके विश्लेषण होती है जो कि प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर होती है, ठीक है। इसके बाद आपकी अगली है कि निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि कौन सी होती है, तो निम्न कक्षाओं यानी कि छोटी कक्षाओं के लिए, तो छोटी कक्षाओं के लिए आगमन विधि आपकी विशिष्ट होती है जो कि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। अगला विशिष्ट से समान की ओर कौन सी विधि होती है, तो विशिष्ट से समान, तो विशिष्ट है फिर समान की ओर जाना, तो ये भी आपके आगमन विधि हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद है कि लीलावती की रचना किसने की थी, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि लीलावती की रचना और कोई नहीं आपके भास्कराचार्य द्वितीय ने की थी, ठीक है। इसके बाद है गणित शास्त्र संग्रह किसने लिखी है, तो गणित शास्त्र संग्रह सभी लोग जानते हैं महावीराचार्य जी ने लिखी है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को नोट करते जाना है। और अगला है कि गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो गणित दिवस सभी लोग जान लीजिए 22 दिसंबर को जो है मनाया जाता है। जी हाँ, गणित दिवस जो आपके 22 दिसंबर को श्रीनिवास जो रामानुजन है उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। हमारे देश के जो महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जी हैं उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय गणित दिवस के तौर पर 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारत सरकार द्वारा गणितज्ञ एस रामानुजन के जन्म दिवस को राष्ट्रीय गणित दिवस के तौर पर भी मनाने की घोषणा कब की गई थी, तो 26 फरवरी 2012 को यह घोषणा की गई थी कि 24 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वो किसके, श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस के दिन की बात कर रहे हैं। सभी लोग समझ गए होंगे। बात करेंगे प्रश्न की, त्रिभुज की रचना हेतु तो आवश्यक उपकरण या सामग्री क्या होना चाहिए, तो त्रिभुज की रचना के लिए कंपास भी होना जरूरी है, पैमाना भी, पेंसिल भी, अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है गणित विज्ञान की रानी है किसने कहा है, तो गणित विज्ञान की रानी है और कोई नहीं आपके गास ने कहा है। गास ने क्या कहा है कि गणित विज्ञान की रानी है। देखिए कभी कभी गास को जो है गणित का राजकुमार भी कहा जाता है। अगर प्रश्न आ गया गणित का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो गास को कहा जाता है, क्योंकि गणित और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्र में योगदान है और उनका योगदान इतिहास का सबसे प्रभावशाली योगदान है, इसलिए उन्हें गणित विज्ञान की रानी, गणित को विज्ञान की रानी किसे कहा गया है, गॉस को कहा गया है। अगला कि गणित की सबसे प्राचीन शाखा मानी जाती, सभी लोग जानते हैं वह हमारी अंक गणित है दोस्तों। अगला जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि समकष्ट भुज में विकर्ण की संख्या कितनी होती है। मान लीजिए समकष्ट भुज है उसमें विकर्णों की संख्या पूछी गई, कितनी विकर्ण होंगे, तो उसमें सभी लोग जानते हैं 9 विकर्ण होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन को छोटा मत समझिएगा, ये ध्यान रखिएगा। गणित को विज्ञान का नौकर किसने माना, कोई रानी कहता है, कोई नौकर कहता है, ये सभी अपनी अपनी स्टेटमेंट है, ठीक है, अपने अपने विचार हैं, वक्तव्य हैं। तो गणित को विज्ञान का नौकर किसने कहा है, बेल ने कहा है, ठीक है दोस्तों। गैलीलियो के अनुसार गणित की परिभाषा, गणित वह भाषा जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत के ब्रह्मांड को लिख दिया है। लॉक के अनुसार क्या परिभाषा है गणित की, कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित हो जाती है। और बेल का क्या कथन है कि गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। अगला प्रश्न लिखिएगा, गणित ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को समाहित कर लिया है, किसने कहा है, तो गणित एक ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को समाहित कर लिया है, ये किसने कहा है, गैलीलियो ने कहा है। नोट करते जाइएगा, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है, तो हागवेन। जी हाँ दोस्तों, हागवेन के अकॉर्डिंग जो है गणित सभ्यता का दर्पण है, हागवेन, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2000 के अनुसार क्या होना चाहिए। देखिए विद्यालय में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अकॉर्डिंग, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग
मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बच्चों में चिंतन प्रक्रिया का गणितीय विकास करना। क्या होना चाहिए, बच्चों में चिंतन प्रक्रिया का गणितीय विकास करना। प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है? तो प्राथमिक कक्षा यानी प्राइमरी लेवल में गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त जो विधि होती है वह खेल और मनोरंजन विधि होती है, जो आप सभी लोग जानते हैं। अगला, कौन सी विधि में छात्र के बजाय शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है? ऐसी विधि बताइए जिसमें छात्र के बजाय शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है, और वह कहलाता है व्याख्यान विधि। आप सभी लोग जानते हैं कि कक्षा में वस्तु का भाषण के रूप में प्रस्तुतिकरण, इस विधि में जहां शिक्षक को एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, वहीं विद्यार्थियों में भी श्रोता के गुण होने चाहिए। साथ ही साथ विद्यार्थी को भाषण या व्याख्यान को नोट करते रहना चाहिए एवं यह आवश्यक होता है कि समय समय पर प्रश्न भी पूछना चाहिए। किसको? अध्यापक को। किससे? बच्चों से। या बच्चे भी प्रश्न पूछ सकते हैं अध्यापक से। ऐसा हो, सर ऐसे कैसे हुआ, गुरुजी ये ऐसे कैसे हो गया, ऐसा होता तो कैसा होता, ये सारे प्रश्न आपके माइंड में होने चाहिए, यानी बच्चे के माइंड में होना चाहिए, बालक बालिकाओं के माइंड पर, उनके मस्तिष्क पर होने चाहिए, उनके विचार होने चाहिए। दोस्तों, नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी मानी जाती है? नवीन प्रश्न यानी नया प्रश्न हल करना है, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि होती है आगमन विधि, अर्थात उदाहरण से नियम की ओर विधि। ज्यामिति की समस्या को हल करने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? मान लीजिए कोई भी ज्यामिति है और उसको हल करना है, उसके लिए सर्वोत्तम विधि होगी विश्लेषण। ध्यान रखिएगा, विश्लेषण विधि याद रखिएगा। गणित में 4 विधियां याद रखिएगा। एक होता है आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। इनको डिटेल से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया है? तो गणित शिक्षण में खेल विधि का सबसे उपयोग करने वाले हेनरी काल्डवेल कुक, सभी लोग जानते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, यह किसने कहा है? तो गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, किसने कहा है? लॉक ने कहा है। इस प्रश्न को लॉक कर लीजिएगा। और 50वां प्रश्न है कि गणित एक भाषा है, तो गणित एक कैसी भाषा होती है? तो गणित एक हमारी दोस्तों सार्वभौमिक भाषा होती है। क्या होती है? सार्वभौमिक भाषा, नोट कर लीजिए। गणित हमारी किस प्रकार की भाषा होती है? सार्वभौमिक। तो ये रहे दोस्तों 50 प्रश्न, जो आई होप सभी लोग अच्छे तरीके